हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनल एग्ज़ाम। तो हम लोग आज ईवीएस के नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो फाइनल एग्ज़ाम की क्या डेडलाइन है? कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, अर्थात हमको कठिन परिश्रम करना ही होगा और इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। देखते हैं हम लोग क्या है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? तो पहला क्या है? ह्यूमस उपलब्ध कराना। सेकेंड ऑप्शन है पौधे को सहारा देना। पौधे को सहारा तो जड़ देती ही है, तो इसलिए। फिर थर्ड देखते हैं, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, तो जड़ ये भी काम करती है। चौथा है भोजन भंडारण संचित करना, तो ये तीनों करती है। तो क्या नहीं करती है? तो ये पहला वाला नहीं करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है? कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है, वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक हैं। सही है। वह कर्नाटक की हैं। थर्ड ऑप्शन है, उन्होंने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए। वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती थी। फोर्थ ऑप्शन है, जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा सही है। तो पहला सही है और ये थर्ड वाला सही है और फोर्थ वाला सही है। वो कर्नाटक की नहीं, वो कहाँ की थी? वो थी आंध्र प्रदेश की। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, ए सही है, फर्स्ट सही है, थर्ड सही है और फोर्थ सही है। मतलब ऑप्शन नंबर 1, ए, सी और डी। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सीढ़ीदार तथा अथवा बावली से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। क्या है? वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। सामुदायिक शोध के रूप में उनका प्रयोग होता था। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्य में होता था। उनमें केवल संदूषित जल होता था। तो हम लोग देखते हैं क्या है कि वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, बिल्कुल सही। सेकंड है, सामुदायिक शोध के रूप में उनका प्रयोग होता था। देखते हैं इसको। सेकंड क्या है? उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्य में होता था, बिल्कुल सही, क्योंकि जहाँ पे कम बारिश होती थी वहीं पे उनका निर्माण होता था और उनमें जो भी बारिश होती थी वो वहाँ पे बाद में स्टोर हो जाता था। और इसका सेकंड ऑप्शन भी सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो वर्ली ये जो कला है तो ये कहाँ की है? ये महाराष्ट्र की है। सीधे वन लाइनर क्वेश्चन है, इनको बस याद ही करना पड़ेगा और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं कि लास्ट के पिछले 6-7 सालों के अगर आप एग्ज़ाम पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें यही क्वेश्चन सेम ऐसे ही वन लाइनर रिपीट होते रहते हैं। 15 नंबरों में ये क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं वही क्वेश्चन, तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं। तो देखते हैं, तमिलनाडु बिल्कुल मैप में नीचे पड़ता है। पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है? केरल, गुजरात और कर्नाटक। तो इसमें कैसे हम लोग एलिमिनेट कैसे करेंगे? देखिए, गुजरात जो है ऊपर पड़ जाता है मिडिल में, तो यहाँ पे इसलिए पहला जो आंसर है, पहला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा गलत। सेकंड की तरफ आते हैं, आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। ऐसे ही देखिए, इसमें गोवा भी वहीं ऊपर ही पड़ जाता है मुंबई के पास में, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, गोवा, कर्नाटक और केरल। देखिए ये भी, इसमें तीनों ये एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास कौन सा बचता है? सिर्फ बचता है 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। तो ऐसे हम लोग एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस में हम लोगों को आंसर नहीं आते होते हैं, वहाँ पे हम लोग सबसे अच्छा रहता है कि हम लोग एलिमिनेट कर लें। नेक्स्ट केस देखते हैं क्या, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से रेल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। यह सुरंगें किस पर्वतों में हैं? तो देखिए इसका भी सिंपल है, सेम क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। तो इसका हो जाएगा पश्चिमी घाट, मतलब ऑप्शन नंबर 2। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, इनको एक बार आप देख लीजिए, याद कर लीजिए, सेम क्वेश्चन आते हैं
लगातार कई सालों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है। तो कुडुख जो है ये है आपकी झारखंड की। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु या थीम है। तो सही इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन है सौरमंडल, मौसम, ऊर्जा और भोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या है, मौसम। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन में विषय आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है। पहला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। सेकंड है, यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। थर्ड है, यह विषय सीमाओं को नरम बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। फोर्थ क्या है, यह पाठ्य योजनाओं को एक भाषा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा कक्ष में कहानी सुनाने को एक शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है। सबसे क्या है, सबसे कम उपयुक्त कारण है। कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्र को छूती हैं, नहीं। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं, प्रबंधन में सहायता करती हैं। थर्ड क्या है, कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ में उपलब्ध कराती हैं। फोर्थ है, कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। तो इसमें देखिए हम लोग फिर वही एलिमिनेट कर लेते हैं कि पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, लेकिन जो सबसे कम उपयुक्त कारण है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इसलिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसमें पूछा गया है सबसे कम उपयुक्त कारण। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियो थोड़ी और बड़ी बने या छोटी बने, जो भी आपका व्यू हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।